एवरीवन, भारत लर्निंग स्पॉट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस टू द मुगल्स वाला टॉपिक। तो हमने मुगल्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। तो हमने क्या क्या पढ़ा इस टॉपिक में कि सबसे पहले तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत चल रही थी, ये थी लोधी डायनेस्टी, ठीक है, लोधी वंश चल रहा था। फिर समरकंद नाम की जगह से, उज्बेकिस्तान जो कंट्री है वहाँ से आता है बाबर, और पानीपत नाम की जगह पर होता है पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। तो 1526 में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। कौन स्थापित करता है? बाबर स्थापित करता है, ठीक। फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। उसके बाद में हुमायूं राजा बनता है, लेकिन हुमायूं ठीक से रूल नहीं कर पाता, ये वीक रूलर रहता है। तो फिर शेर शाह सूरी जो था, इसने सूरवंश स्थापित कर दिया था। इस सूरवंश में 2-3 रूलर आए, ठीक है। फिर वापस से हुमायूं आ जाता है, वापस से इनको हराते हुए ये मुगल साम्राज्य भारत में दोबारा से स्थापित कर देता है। लेकिन क्या होता है कि हुमायूं की हो जाती है मृत्यु लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने की वजह से। तो फिर इसका बेटा अकबर राजा बनता है 13 साल की उम्र में, ठीक है। फिर यहाँ जो सूरवंश चल रहा था उसके लास्ट कुछ रूलर थे, 2-3 ही। तो उसके बाद में इन्हीं रूलर में से एक था हेमू, जो कि इन रूलर का चीफ मिनिस्टर था या वजीर था। ये थोड़े समय के लिए अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है या इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देता है। तो इसने दिल्ली को कब्जा लिया था, इसीलिए अकबर और हेमू के बीच में होता है पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है। और इसके बाद में हेमू हार जाता है, हेमू का सिर कलम करवा देता है अकबर, और अकबर अब दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और मुगल साम्राज्य की यहाँ पर एक जो मजबूत नींव है वो पड़ जाती है। और अकबर ने पूरे भारत को अपने मुगल साम्राज्य के अंडर में लाने की कोशिश करी थी। तो हमने अकबर के बारे में भी पढ़ा था कि अकबर शुरुआती सालों में तो बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, ठीक है। इसने हमने चित्तौड़ का एग्जाम्पल देखा था जिसमें इसने लगभग 30,000 लोगों को मरवा दिया था। फिर अकबर का बेटा था जिसका नाम था जहांगीर, ठीक है। ये जहांगीर जो था ये आर्ट और आर्किटेक्चर का लवर था, ठीक है। इसके टाइम पर आर्ट बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, आर्किटेक्चर भी डेवलप होता है। फिर जहांगीर का बेटा आता है शाहजहां, ये रूलर बनता है। और शाहजहां तो बहुत ज़्यादा फेमस है, क्यों? क्योंकि इसने ताजमहल बनवाया है आगरा में, ठीक है। फिर शाहजहां बीमार पड़ जाता है, तो इसका जो बेटा है दारा शिकोह, उसको ये राजा बनाना चाहता था शाहजहां। लेकिन औरंगज़ेब ऐसा नहीं चाहता था, जो कि शाहजहां का ही बेटा था, दारा शिकोह का छोटा भाई था। तो औरंगज़ेब ने क्या किया था? फिर औरंगज़ेब ने दारा शिकोह को मार दिया था, ठीक है, कई सारे बैटल्स में हराया था। इसके अलावा औरंगज़ेब ने अपने एक और भाई को मार दिया था, और एक भाई को इसने एग्जाइल भेज दिया था, यानी कि देश निकाला दे दिया था कि मेरे राज्य में वापस मत आना। ये सब हमने देख लिया। और बाद में औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा पछता रहा था जब इसकी डेथ होने वाली थी। तो इतना बड़ा साम्राज्य जो बना, तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी इनका प्रतिरोध ना करे, है ना, कोई भी इनको रजिस्ट ना करे। तो किस किस ने रजिस्ट किया था, अब ज़रा हम वो जान लेते हैं। तो कुछ हम मेजर रेबिलियंस के बारे में जानेंगे, यानी कि विद्रोहों के बारे में जानेंगे जो कुछ लोगों ने किए, कुछ ग्रुप्स ने किए और मुग़ल पावर को कम किया, उन्हें एक्सपेंड नहीं होने दिया ज़्यादा, लेकिन फिर भी मुगल्स एक्सपेंड हुए। तो जो मराठास हैं उनका स्पेशल केस है और वो अगले चैप्टर के लिए रिजर्व्ड है, यानी कि पूरा का पूरा चैप्टर मराठों के ऊपर है, जो हमारा चैप्टर 3 रहेगा, ओके। यहाँ पर हम कुछ ही समुदायों की बात करेंगे। तो ओवर द सेंचुरीज कई सारी पीजेंट कम्युनिटीज़ थी। पीजेंट यानी कि होता है किसान। तो पीजेंट के कुछ ग्रुप्स थे, कुछ कम्युनिटीज़ थी जिन्होंने उनके हार्श एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया था या रेबेलियन किया था। हार्श एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उनको बहुत ज़्यादा उनका शोषण किया जा रहा था, मतलब उन पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था, टैक्स लगाया जा रहा था। अगर सूखा पड़ गया है या अकाल वगैरह पड़ गया है, उसके बावजूद उनसे टैक्स लिया जा रहा था। इसीलिए ये पीजेंट बहुत ज़्यादा परेशान थे, इनका इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसीलिए इन्होंने रेबेल कर दिया, यानी कि विद्रोह कर दिया। अब ऐसा एक केस है 17वीं सेंचुरी का, जिसमें कौन है, जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है जाट पीजेंट्री का। ये जाट पीजेंट्री कहाँ से बिलोंग करती है? जो प्रेजेंट डे वेस्टर्न यूपी है, हरियाणा है और ईस्टर्न राजस्थान है। देखो ये जो मैप है यहाँ पर, ये है यूपी का मैप, ठीक है। अब डायरेक्शन देखना तो हमने सीख ही लिया, ये है हरियाणा का मैप और ये है राजस्थान का मैप। तो डायरेक्शन कैसे देखते हैं? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, ठीक है। तो यूपी का वेस्ट कौन सा है? ये वाला हिस्सा।
राइट। ये यूपी का वेस्ट हो गया, ये पूरा हरियाणा हो गया, और राजस्थान का ईस्ट वाले की बात हो रही है तो ये राजस्थान का ईस्ट हो गया। अब सबको मिलाकर देखो एक बार में, तो ये वाला जो पूरा एरिया है यहाँ पर फैले हुए थे इस एरिया में कौन, जाट पीजेंट्री, और आज भी ये हैं, इसी एरिया में मिलती है जाट पीजेंट्री। ठीक है, तो यही जाट पीजेंट्री बहुत ज़्यादा परेशान थी और इन्होंने ही विद्रोह छेड़ दिया। कैसे कि इन्होंने एक ऑपरेसिव ऑफिसर को मार दिया था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का, मतलब मुगल साम्राज्य जो था उन्होंने एक बहुत बुरा ऑफिसर भेजा था, एक दमनकारी ऑफिसर था जो इन्हें किसानों को बहुत परेशान करता था। तो परेशान थे तो इन्होंने उसे ही मार दिया। फिर क्या होता है, फिर युद्ध होता है इसी वजह से कि उनका एक ऑफिसर मारा गया है मुगलों का, तो वो युद्ध तो करेंगे ही। तो उसमें क्या होता है, 20,000 लोगों ने मिलकर इस मुगल आर्मी को कन्फ्रंट किया, यानी कि मुगल आर्मी का सामना किया 20,000 लोगों ने। कौन से लोगों ने, जाट पीजेंट्री के लोगों ने, और बहुत बहादुरी से इन्होंने लड़ाई की। लेकिन क्या हुआ कि इनका जो जाट लीडर था वो मार दिया गया और इस तरीके से रेबिलियन सप्रेस हो गई, यानी कि रेबिलियन या विद्रोह को दबा दिया गया। क्योंकि लीडर ही नहीं है ना, मेन जो पावर होती है किसी भी विद्रोह में वो होता है उसका लीडर, क्योंकि सभी लोगों को इकट्ठा करना, एक साथ में लेकर चलना वो लीडर का काम होता है। और जब लीडर ही नहीं रहेगा तो विद्रोह किस काम का फिर, इसीलिए। और फिर इसके बाद में ये तो जाट पीजेंट्री का एग्जाम्पल हो गया। अब कई सारे ट्राइबल ग्रुप भी थे जो इन मुगलों से परेशान थे, जैसे कि भील्स, गोंड्स, संथल्स और कोच। ये सब ट्राइबल ग्रुप के नाम हैं। ट्राइब क्या होती है भाई, ट्राइब का मतलब होता है ये एक ऐसे ट्रेडिशनल और सोशल ग्रुप होता है लोगों का जिनकी कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन इनकी हिस्ट्री होती है, कॉमन कस्टम्स होते हैं, यानी कि रीति रिवाज। ठीक है, मतलब ये जो पुराने समय में लोग रहते थे, जैसे शिकारी वगैरह होते थे लोग, तो उस तरह से ये लोग जो हैं वो रहते आते हैं, जो ट्राइब थे। जो मॉडर्न सोसाइटी है, मॉडर्न सिटीज़ जो हैं उनके साथ में ये घुले मिले नहीं होते, ये अलग थलग रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पहाड़ी एरिया हो गया, नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट हो गए, घने घने जंगल, वहाँ पर ये लोग रहते हैं और इसी वजह से ये मॉडर्न सोसाइटी में, ह्यूमन सोसाइटी में घुल मिल नहीं पाते, तो इनका एक अलग थलग कल्चर बन जाता है। लेकिन आज के समय पर कई सारे ट्राइबल ग्रुप्स या कई सारी जनजातियाँ जो हैं वो ह्यूमन सोसाइटी से मिलजुल रही हैं और काफ़ी सारे मिली भी हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, बहुत सारी ट्राइब्स के, जो आज भी बिल्कुल अलग थलग रहती हैं और अगर उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए तो वो मार देती हैं उस इंसान को। तो हम बात कर रहे हैं भील, गोंड, संथाल और कोच की। ठीक है, तो इनके एक बार में इमेज देख लो कि ये है गोंड ट्राइब, ये जो आपको दिख रही है, इनका अलग तरह से पहनावा है, अलग तरह से ये लोग दिखते हैं, अलग कल्चर है। ये है भील ट्राइब, है ना। इन मतलब आप देखकर ही पता कर पा रहे होगे कि कितना डिफरेंस है, कितने अलग तरीके से इनके पहनावा है। पहनावे को हम कल्चर में ही गिन सकते हैं, रहन सहन को, है ना। ये संथल ट्राइब आपको दिख रही है, इनके भी अलग तरीके से पहनावा आपको दिख रहा होगा। और ये है कोच ट्राइब। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्राइब्स थी और इन ट्राइब्स ने भी क्या किया था, विद्रोह किया था मुगलों के खिलाफ। ये लोग क्यों विद्रोह कर रहे थे, ट्राइब्स को क्या दिक्कत थी भाई, जो मुगल थे वो इनकी टेरिटरी, यानी कि जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, जंगल वगैरह, उसको कब्जाने की कोशिश कर रहे थे और इन पर टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे थे। तो इनकी टेरिटरी ना कब्जाई जाए, इन पर टैक्स ना लगाया जाए, इसीलिए ये लोग विद्रोह कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, और इनमें से कुछ ग्रुप्स को सबड्यू कर दिया गया, यानी कि हरा दिया गया कुछ ग्रुप्स को, कुछ ट्राइबल ग्रुप हार गए और कुछ को धीरे धीरे करके दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया, मुगल एम्पायर में मिला लिया गया। अब दिल्ली सल्तनत की बात यहाँ पर क्यों हो रही है, क्योंकि एक समय पर दिल्ली सल्तनत भी तो लगभग पूरे भारत में फैली हुई थी ना, तो ये ऐसे ही थोड़ी ना फैल जाएगी, कोई ना कोई इनका विद्रोह तो करेगा। तो जनजातियों ने इनका विद्रोह किया। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की भी बात यहाँ पर लगे हाथ कर दी इन लोगों ने, एनसीईआरटी वालों ने। फिर मुगल एम्पायर के अंदर में, दिल्ली सल्तनत के अंदर में कुछ कम्युनिटीज़ को धीरे धीरे मिला लिया गया, या कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को मिला लिया गया। मतलब कुछ ग्रुप हरा दिए, हराने के बाद में उनको, उनके एरिया को एम्पायर में मिला लिया गया या दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। और जो लोग अलग से फॉरेस्टेड एरिया में रह रहे थे, यानी कि बहुत ज़्यादा घने घने जंगलों में, पहाड़ी इलाके में, रिमोट रीजन्स में, मतलब दूर दराज के क्षेत्र जहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता है, ऐसे एरिया में जो लोग रह रहे थे ना, वो कुछ हद तक अपनी इंडिपेंडेंस बनाए रखते हैं। मतलब वो लोग स्वतंत्र रहते हैं, उन पर कोई कब्जा नहीं कर पाता है, क्योंकि वो लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं। इसीलिए ही तो इंडिपेंडेंस उन्होंने अपने बनाए रखी, क्योंकि वहाँ तक कोई पहुँच ही नहीं सकता है, कोई उन पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली क्या है कि कुछ ट्राइबल ग्रुप्स को और उनके एरिया को तो एम्पायर में मिला लिया गया, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट ही रहे।
ठीक है, ये कहानी हो गई। अब बात आती है रानी दुर्गावती की। तो ये इमेज है रानी दुर्गावती की, या जो मूर्ति है, आइडल जिसे हम बोलते हैं। तो रानी दुर्गावती जो है वो काफ़ी फेमस है। ये कहाँ की रानी थी? ये थी गढ़ किंगडम की रानी। जो गोंड किंगडम है इंडिया का, देखो मैप में इसको देख लो, 16th सेंचुरी का ये मुगल एम्पायर और गोंडवाना किंगडम है। 16th सेंचुरी का मतलब क्या है? 1500 से लेकर 1599 का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, इसी बीच का ये पूरा मैप है। तो अभी मुगल साम्राज्य नॉर्थ तक ही है, अभी ये बढ़ना शुरू ही तो किया है, धीरे धीरे बढ़ेगा साउथ में भी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बीचों बीच में इंडिया के मिडल में, इंडिया के सेंटर में था गोंडवाना किंगडम। तो गोंडवाना किंगडम कह लो या गोंड किंगडम कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसी में ही अलग अलग राज्य थे, अलग अलग स्टेट थे, जैसे कि मांडला, जबलपुर। एक था गढ़कटंग, गढ़कटंग या ऐसे हम गढ़ किंगडम के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो गोंड किंगडम था, इसी में ही गढ़ किंगडम था, ठीक है। इसी गढ़ किंगडम की एक वैलियंट क्वीन थी, यानी कि एक बहादुर रानी थी बहुत ज़्यादा। तो जितने भी अकाउंट हमें मिले हैं, मतलब हिस्ट्री के जो भी अकाउंट हैं, जैसे कोई बुक मिल गई, कोई एविडेंस मिल गया, उन सभी से ये पता चला है कि इन्होंने वाइजली रूल किया था, काफ़ी होशियारी से इन्होंने रूल किया, काफ़ी होशियार थी इसीलिए। और इन्होंने अपने किंगडम को प्रॉस्पेरस बनाया, मतलब किंगडम में समृद्धि आई, काफ़ी अच्छा शासन किया इन्होंने। इन्होंने अपनी एक आर्मी रखी, उस आर्मी में कितने लोग थे? 20,000 तो सोल्जर्स थे और 1,000 हाथी थे, ठीक है। अब इसी सेना के साथ में इन्होंने बहुत सारे जो इन्वेजन्स हो रहे हैं, इनके ऊपर आक्रमण जो हो रहे हैं, उनको रिपेल किया था। अब अकबर ने क्या किया था? एक जनरल भेजा था, जनरल यानी कि सेना का कमांडर हम बोल सकते हैं। उसने रानी दुर्गावती के किंगडम पर 1564 में अटैक किया। अकबर ने नहीं, अकबर के भेजे हुए जनरल ने, ठीक है। तो जब अटैक किया तो रानी दुर्गावती के पास में सेना कम है, 20,000 ही सोल्जर्स हैं, तो आउट नंबर्ड है, यानी कि कम सेना है, और आउट मैच्ड है वेपनरी में, मतलब इनके पास में जो हथियार है रानी दुर्गावती के पास में, वो भी कम है, वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो सेना में भी कमी है और हथियारों में भी कमी है। लेकिन इस कमी के बावजूद इन्होंने युद्ध किया। इन्होंने अपनी ट्रूप्स को, ट्रूप मतलब सेना होती है, ठीक है, उस ट्रूप को इन्होंने लीड किया, उनका नेतृत्व किया पूरी सेना का। क्योंकि बेसिकली जो सैनिक कमांडर होता है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वही बताता है युद्ध भूमि में कि किस तरीके से युद्ध किया जाएगा। तो इन्होंने लीड किया अपने ट्रूप्स को या सेना को, और ब्रेवली इन्होंने लड़ाई की, ठीक है। ये वाउंडेड हो गई, यानी कि इन्हें घायल हो गई थी ये युद्ध में, और घायल होने की वजह से इन्होंने क्या किया था? फिर इन्होंने बैटल फील्ड में, मतलब इन्हें कैप्चर ना किया जाए, क्योंकि सेना पकड़ के ले जाती थी ना, किसी को हरा देती थी, तो कैप्चर ना किया जाए, इसीलिए इन्होंने अपनी ही लाइफ खुद ही ले ली। मतलब उसी युद्ध भूमि में जो बैटल फील्ड थी जिससे ये लड़ाई कर रही थी, उसके अकबर के जनरल से, उसी बैटल फील्ड में इन्होंने खुद को मार दिया। क्यों? क्योंकि घायल हो गई थी, अब इनमें कुछ मतलब ये लड़ नहीं सकती थी, तो इन्हें पकड़ा ना जाए, कैप्चर ना किया जाए, गुलाम ना बना लिया जाए, तो इन्होंने अपने आप को मार दिया। मतलब जान चली जाए लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का इनका कॉन्सेप्ट है, हार नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इस वक्त वो सिर्फ 40 साल की थी, और इनका सेक्रीफाइस एक सिंबल बन गया रीजनल प्राइड का। रीजनल प्राइड मतलब वो वाली जगह जहाँ से ये बिलोंग कर रही हैं, यानी कि गढ़कटंग वाली जगह या गढ़ किंगडम वाली जगह, ठीक है। और पूरा गोंड किंगडम जो था, वहाँ का एक प्राइड बन गया, एक स्वाभिमान बन गया, एक गर्व की बात हो गई है, और रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया। यानी कि ये प्रतिरोध दिखा रही हैं, मुगल सेना से इन्होंने प्रतिरोध दिखाया कि ये हार नहीं मानेंगी, चाहे इनकी जान क्यों न चली जाए, ठीक है। और रानी दुर्गावती को आज भी एक हीरोइक फिगर के रूप में जाना जाता है, यानी कि एक बहुत ज़्यादा ब्रेव थी ये, बहुत ज़्यादा साहसी थी, एक वीरांगना थी ये, उसके रूप में इनको जाना जाता है, रानी दुर्गावती को, ठीक है। तो ये हो गई मुग़लों के रेजिस्टेंस की बात। हमने मुग़लों के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ ली हैं, सारे रूलर्स के बारे में तो नहीं पढ़ा है, क्योंकि बुक में भी मेंशन नहीं है, और कई सारे रूलर्स आते हैं मुग़ल एम्पायर में, जो मेन हैं, जिन्होंने कुछ काम किए हैं, उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। जैसे कि अकबर के बारे में पढ़ लिया और औरंगज़ेब के बारे में पढ़ लिया, दोनों ही ए हैं ना, ए से ही शुरू हो रहा है दोनों का नाम। बाकी बाबर को हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि बाबर ने मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था, और हुमायूं के बारे में इसीलिए पढ़ा क्योंकि उसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ज़्यादा डगमगा रहा था, है ना। वो पहले आता है, पहले राजा बनता है, फिर चला जाता है, फिर बीच में सूर डायनेस्टी आती है, और फिर वो वापस से मुग़ल एम्पायर को इस्टेब्लिश करता है, इसीलिए हुमायूं के बारे में पढ़ा।
अकबर के बारे में पढ़ा क्योंकि अकबर ने भी काफ़ी सारे काम किए थे और अकबर का अपना एक जो कैरेक्टर था वो चेंज होता रहा। शुरुआत में अकबर ब्रूटल रहा लेकिन बाद में ये सुधर गया था, इसने टॉलरेंस की नीति अपना ली थी। ठीक है, फिर औरंगज़ेब ने तो काफ़ी सारे अत्याचार किए थे लेकिन मरते टाइम में बहुत ज़्यादा पछता रहा था। ये सब हमने जान ही लिया है। तो अब इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है सर्ज ऑफ द राजपूत, यानी कि राजपूतों का उदय। राजपूत कैसे पावर में आते हैं वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में मेंशन कर देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।